नमस्कार, मैं हूँ सुमित आज़ाद और एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का इस महत्वपूर्ण लाइव में। आज की इस लाइव में 2 मेहमान पहले से जुड़ चुके हैं, डॉक्टर तरुण कोठारी सर, डॉक्टर अभय जी। उसके अलावा आप भी इनवाइट किए गए हैं आज की इस खुली चर्चा में। विषय है आज़ादी की तीसरी लड़ाई, जो कि बहुत सारे क्रांतिकारी सड़कों पर उतर कर के लड़ रहे हैं और शुरुआत हो चुकी है। 16 जुलाई को एक बहुत ही ऐतिहासिक आंदोलन होने वाला है दिल्ली में, उस पर भी खुली चर्चा करेंगे। कुछ आपके सवाल हों, कुछ आपके सुझाव हों, तो वो आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। उसके अलावा लाइव से सीधे जुड़ करके भी अपने विचार रख सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है वेतन भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, जी आपका। और मैं तो ये डॉक्टर चाहूंगा साहब कि जी, सुमित जी हुँ, लोग जुड़ रहे हैं लाइव है ना, जी, जी। तो एक व्यक्ति को जोड़ करके एक सवाल ले लिया जाए, है ना। उसके बाद हाँ, फिर उनको हटा के भाई दूसरों को जोड़, मतलब लाइव में बहुत ज्यादा लोग नहीं हो, किसी को जी, जोड़ लीजिए, उनका सवाल ले लीजिए, आपका क्या सवाल है, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लोगों के सवाल पर डिस्कशन करेंगे ना। हाँ, बिल्कुल। तो कुछ लोगों को इंतज़ार भी करना पड़ सकता है वेटिंग में, तो वो बने रहें, जैसे ही मौका मिलेगा एक-एक करके हम ऐड करेंगे। अच्छा, और अभी जी, सभी लोगों से आग्रह है कि भैया जी, इस चूंकि लाइव चल रहा है तो अधिक से अधिक शेयर हुँ, करते रहें, अधिक से अधिक प्लेटफॉर्म पे बाकी बिल्कुल, लोगों को जोड़ते रहें, और साथ में लाइक लाइक करें और एक कमेंट करें। हुँ, कमेंट करने से क्या होगा, कमेंट करने से हुँ, ये जो इनकी एल्गोरिथम होती है सोशल मीडिया की, वो उससे वो जी, जी, चीजें ऊपर आ जाती है। तो आप जितना अधिक कमेंट करेंगे, जितना अपनी बात रखेंगे, उतना ही हमारी बात को अधिक लोगों तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहुंचाएगा। तो प्लीज इस पे कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें और सबको शेयर करते रहें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से लगातार डॉक्टर साहब जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी लोग जब-जब आवाज़ उठाते हैं यूट्यूब या सोशल मीडिया पर, या तो हमारा कंटेंट डिलीट ही कर दिया जाता है या फिर उसकी रीच बहुत ज़्यादा कम कर दी जाती है। तो पक्का यकीन है कि इसको भी लोगों तक पहुँचने नहीं देगा यूट्यूब, लेकिन आप सबकी ज़िम्मेदारी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये हाथ के साथ शेयर करें। अभी ये लाइव भी चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचा दें। डॉक्टर साहब, इससे पहले मैं लोगों के सवाल लूँगा या उनको जोड़ूँगा, उससे पहले एक छोटा-सा बेसिक सवाल जो सब लोग जानना चाहते हैं। आपने कहा कि तीसरी आज़ादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। आखिरकार आज़ाद भारत में आप ये कौन-सी लड़ाई की बात कर रहे हैं जो आज़ादी के लिए लड़ी जा रही है? और क्यों है इसकी आवश्यकता? ठीक है सुमित जी, इस बात को हमें समझना होगा। तो कहने के लिए हमें लगता है कि हमारा देश आजाद है, पर हुँ, वास्तव में हमारा देश आजाद नहीं है। जी। 1947 में हमें आधी अधूरी हुँ, आजादी मिली। वो भी उसके अंदर जी, हमें जो इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियन बनाए गए, डोमिनियन स्टेट, जिसका मेन जो अधिकारी अभी भी यूके माना जाता है ना। इसके जी, साथ में क्या हुआ कि जब देश में बहुत बड़ी क्रांति चल रही थी, तो अंग्रेजों को लगा कि इस देश में अब रुकना थोड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए। तो उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था निकाली कि वहीं पर बैठ करके इस देश को कंट्रोल किया जा सके। तो जी, आज की तारीख में ये 47 से लेकर अब तक क्या हो रहा है कि वहीं से बैठ करके हमारे देश को नियंत्रण में लिया जाता है। वो जी। बड़े बड़े फैसले लेते हैं और उन फैसले को उनके एजेंटों के माध्यम से, इसमें वो हुँ, जिन्हें हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कहते हैं, बेसिकली वो उन्हीं के लिए काम करने वाले लोग होते हैं, जी, उनके एजेंट होते हैं और उनके लिए काम करते हैं। जो जो वो बताते हैं कि ये कानून आपको अपने देश में लागू करना है, उस कानून को जी, थोड़ा बहुत चेंज करके, थोड़ा मॉडिफाइड करके, भारतीय भाषा में समझा करके लोगों को ऐसा कानून क्यों आवश्यकता है, उस कानून को देश के अंदर बना देते हैं और लागू कर हुँ, देते हैं और लागू करवा देते हैं। तो इससे हमें समझने की आवश्यकता है कि हम लोग इस एक प्रकार से जो गवर्नमेंट हमारी दिखती है वो सूडो गवर्नमेंट है, हमारी अपनी गवर्नमेंट नहीं है, हमारी अपनी सरकार नहीं है। ये लोग अ, मतलब अलग अलग तरीके से पिछले दरवाजे से हमारे ऊपर नियंत्रण करते हैं, हमारे ऊपर कंट्रोल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में चूंकि अब हमको एक संपूर्ण तंत्र परिवर्तन करना पड़ेगा। ये अभी जो तंत्र चल रहा है, ये वो अंग्रेजों का तंत्र चल रहा है और वहीं से ये नियंत्रण में लिया जाता है। जैसा अंग्रेज चाहते हैं, जैसा यूके चाहता है, जैसा यूएसए चाहता है, वही कानून हमारे देश में बनते हैं, वही चीजें हमारे देश के अंदर लागू होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई हमारा देश आज भी गुलाम है, तो उसको आजाद करना है। आजाद करने के लिए जो विदेशी तंत्र हमारे देश पर हावी है, उसको उखाड़ फेंकना होगा। जिस प्रकार से हमारे देश के लोगों का उत्पीड़न किया जाता है, अलग अलग कानून बना करके ना। अभी आपने देखा जी, लॉकडाउन का कानून बना, लॉकडाउन लागू हो गया, कभी कहते हैं जी आपका ये कंपलसरी है, कभी कहते हैं जी हुँ, आपका ये WHO की हेल्थ टीके लागू हो जाएगी ना।
तो ये जितने भी कानून आप देख रहे हैं पिछले कई लंबे टाइम से चल रहे, ये सब के सब हमारे ऊपर थोपे गए हैं। तो थोपे इसलिए गए हैं क्योंकि हमारी जो तथाकथित सरकारें हैं, चाहे जो देश के प्रधानमंत्री जी, चाहे वो नेहरू जी रहे हो, नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक, मुझे ये लगता है कि सब के सब ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो साजिश चल रही है, उनके एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें पूरे देश की जनता को जगाना है कि आज भी हम गुलाम हैं। तो इसलिए ये आज़ादी की तीसरी लड़ाई है। जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था वो 1857 के आसपास जो चला था, जो फेज पूरा था, वो जो टाइम पीरियड था वो 1857 के आसपास, और वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। उसके बाद में ये 1947 से जो पहले चला, ये दूसरा स्वतंत्रता संग्राम था, और अब जो पिछले 2 ढाई 3 साल से चल रहा है, ये तीसरा स्वतंत्रता संग्राम है। ये आजादी की तीसरी लड़ाई है। इस बात को हमें समझना होगा, और उसी हिसाब से, उसी दृढ़ता के साथ, उसी कोशिश के अनुसार, जैसी ही कोशिश हमें करनी पड़ेगी, वैसी ही शक्ति हमें मन में इकट्ठी करनी होगी। और जिस प्रकार से उस समय जो क्रांतिकारियों ने तन मन धन से जो लड़ाई लड़ी भारत माता को आजाद कराने के लिए, उसी प्रकार से हमें अपना तन मन धन लगा करके अपने देश को इन दरिंदों से मुक्त करना होगा। ये जो कातिल लोग हैं जिन्होंने हमारे देश पे कब्जा कर रखा है, इन कातिलों से देश को आजाद कराना है। ये जो महानरसंहार जो चल रहा है अलग अलग चीजों के नाम पर, और जो विकसित ताकतें जो कर रही है हमारे साथ में, जो जो हमारे पर इनडायरेक्ट राज करती है, उन ताकतों को उखाड़ फेंकना है। इसलिए ये आजादी की तीसरी लड़ाई है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समस्या को सामने रखा है। सभी साथियों को एक बार फिर से बता देता हूँ कि कैसे जॉइन करना है, इस लाइव में कैसे आएँगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जब खोलेंगे तो वहाँ पर जॉइनिंग लिंक करके एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर अपना नाम डाल करके एंटर कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर अभय छेदा जी, मैं आपके पास भी आऊँगा, उससे पहले एक जो हमारे साथी हैं वो जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनको मैं पहले बीच में ले लेता हूँ, फिर अभय जी आपके पास आऊँगा। राजेश कुमार जैन जी जुड़ रहे हैं। राजेश जी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। मुद्दा आपको आई होप कि पहले से पता चल चुका है और अब आप अपनी बात रख सकते हैं। जी राजेश। कोई सवाल हो, जिसका भी सवाल हो ना, सवाल रखवा लीजिए लोगों का, है ना। जी राजेश जी, आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए। जी राजेश जी, अगर आवाज आ रही हो तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जो सवाल पूछने के लिए आप जुड़े हैं लाइव से, तो अभी आपको सब लोग सुन रहे हैं, आप सवाल पूछिए। तो मेरे ख्याल से शायद राजेश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। इनको थोड़ी देर में जोड़ लेते हैं, और बाकी के साथी जो भी जुड़ना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके सीधे जुड़ सकते हैं। अभी मैं तब तक आना चाहूँगा डॉक्टर अभय छेदा जी। जिस तरह से डॉक्टर तरुण कोठारी सर ने जो समस्या लोगों को बताई, अब लेकिन ये जो व्यवस्था परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, अब जनता एक प्रकार से पूरी तरह से मानसिक बहुत उच्च स्तरीय गुलाम बन चुकी है। सरकार पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों के इशारों पर चल रही है। डॉक्टर साहब, क्या तरीका हो सकता है फिर अब सत्ता परिवर्तन करने का? क्या ये संभव लगता है, और लगता है तो कौन-कौन से तरीके आपकी नज़र में हैं कि जिससे ये पूरी व्यवस्था परिवर्तन हो जाए? जी, डॉक्टर अभय छेदा जी। एक ही तरीका है, जन जागृति। और कोई तरीका नहीं, जन जागृति ही है। जितने जो लोग हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवगत हो कि भाई ये जो सरकार है वो भारत सरकार नहीं है, लेकिन गुलाम भारत की सरकार है, प्रॉक्सी गवर्नमेंट है। और ये लोगों को पता चले तो लोग इसके ऊपर सब एक्टिव होंगे। जी। तो एक यही तरीका है। हम कोर्ट पे नहीं डिपेंड रह सकते, क्योंकि कोर्ट जो है उसके जो जजेस है वो फेडरल गवर्नमेंट की ही इशारे पे चलते हैं, तो निष्पक्ष तो है ही नहीं, तो इन पे डिपेंड तो रह नहीं सकते हैं। और गवर्नमेंट को हमने कितने पत्र लिखे, उनको कोई असर नहीं, कोई जवाब नहीं। ठीक है, तो एक ही हमारे पास रिकॉर्ड रहता है कि जनता के दरबार में जाए, जनता को अवगत करें। जितने लोग ज्यादा जागे उतना ही हम हमारी आजादी को वापस लाएंगे, या अगर दूसरे से कहे तो बरकरार रखेंगे। अभी भारतीय जो अपनी जो संगठन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें 26 जगह पे लिखा है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया। 26 जगह पे लिखा है डोमिनियन ऑफ इंडिया, मतलब ये इंडिया नहीं है, डोमिनियन ऑफ इंडिया है। तो जैसे कोठारी सर ने बताया कि 1947 में 2 डोमिनियन पैदा हुए, भारत और पाकिस्तान। तो मतलब लोगों को पता नहीं है कि डोमिनियन पैदा हुए, लोगों को लगता है स्वतंत्रता मिली, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी अपना भारतीय जो जनमानस है मेहनत करते जाता है और उसका जो प्रॉफिट है, आमदनी है, वो भी फॉरेन में साइफर होते जा रही है। इधर आदमी काम करते ही रहे, टैक्स भरते रहे और मेहनत करते रहे और स्ट्रगल में जीते ही रहे, और उसका जो श्रेय मुनाफा जो है वो फॉरेन में जाता रहे। तो ये तो रोकना जरूरी है। सो जनमानस को जागृत करना, अवेकन करना, उनको आगाह करना कि ये जो हमारे सामने जो सरकार में मुंडियां दिखती है वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन फॉरेनर्स की रिप्रेजेंटेटिव है। सिर्फ ये ड्रामा करती है, नाटक करती है कि ये जनता के लिए है, तो इनके ड्रामा को उगाड़ कर जनता के सामने लाना है। ये अलग अलग मुद्दे, हिंदू मुस्लिम ऐसे फालतू मुद्दे बीच में लाती हैं, जो मुद्दा नहीं हो मुद्दा को उत्पन्न करती हैं, और जो रियल मुद्दे हैं उस पे लोगों को गुमराह करती हैं वहां से। तो जितने ज्यादा लोग अलग अलग माध्यम से जागृत हो उतना ही सबको फायदा है, और रियल में जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए मिलेगी, तब तक तो नहीं। बिल्कुल, बहुत ही सही आपने बताया राजेश जी। एक बार फिर जोड़ के देखते हैं। राजेश जी, अगर आपकी आवाज आ रही हो हमारी, तो आप अपना सवाल पूछिए। बाकी के जो अन्य साथी भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं लाइव से, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सीधे जुड़ सकते हैं और सीधे सवाल पूछ सकते हैं। उसके अलावा कमेंट बॉक्स भी खुला हुआ है, वहां पर भी आप अपने सवाल रख सकते हैं, जिनके उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे डॉक्टर तरुण कोठारी के द्वारा और डॉक्टर अभय जी के द्वारा। तो मेरे ख्याल से ये सुन नहीं पा रहे हैं अभी। बाकी के साथियों की रिक्वेस्ट ऐसी आती है, मैं उनके भी सवाल लूंगा। फिलहाल अभी इसमें किसी की रिक्वेस्ट नहीं है, मैं सवाल जारी रखते हैं। और अभय जी, अब जिस तरह की बात कर रहे हैं, आपकी समाधान है वो है जनता का जागृत होना। अब ये तो बहुत मुश्किल से जनता जागृत होती है, और उसके बाद भी जागृत जनता में एक और समस्या देखी गई है कि अलग अलग समूहों में, अलग अलग संगठनों में टूटना। और ये पिछले 3 साल से तो हमने बहुत बार देखा है, जो खासकर अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के खिलाफ भी जिन लोगों ने आवाजें उठाई, शुरुआत वो एक जगह से हुए, लेकिन बाद में वो अलग अलग संगठन उन्होंने बना लिए। और यही शायद परिणाम है कि लोगों को वो संख्या नहीं दिखती, संख्या बहुत है लेकिन वो छोटे छोटे ग्रुपों में बंधी हुई है। एकजुटता क्या क्या तरीका है कि सभी संगठन एक साथ कैसे आए, क्योंकि अभी तक तो ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन एक साथ नहीं आ रहे हैं। तो क्या हो सकता है समाधान इसका? एक तो है कि जो अभी 16 जुलाई को जो अनशन और प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें सब लोग जुड़े, भारी संख्या में वहां हाजिर हो। जैसे हमारी संख्या भारी होगी तो गवर्नमेंट के कान खुलेंगे, उनको पता चलेगा भाई कोई हमारी जो है धोखाधड़ी देख रहा है। सिर्फ ये उनको मिरर दिखाएंगे तो ये कंट्रोल में आएंगे। और दूसरा जो है, लोकशाही में कैसा है, जनमानस ने इसमें लोकशाही में खुद को इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर लोकशाही में जनमानस ने खुद को इन्वॉल्व नहीं किया तो प्लेटो कहते हैं कि देन विल बी रूल्ड बाय फूल्स, जो हमें दिख रहा है। अभी जो महामारी फर्जी महामारी थी, बिल्कुल उसमें कोई दम नहीं था, उसके लिए इतना सारा प्रयोजन किया, लॉकडाउन किया, मास्क लगाया, पीपी किट लिए, वैक्सीन, इतना सा उसमें पैसा बर्बाद किया और भारत को 12 साल के कर्जे में डुबाया। तो ये तो सरासर माफ करने के लायक नहीं है। अगर भारत में रियल न्याय तंत्र है, अगर भारत में न्यायाधीश को थोड़ी भी बुद्धि है, तो ये सरकार को कटघरे में लाए और उसको पनिश करे। क्या हमारी सर्वोच्च न्यायालय को ताकत है कि प्राइम मिनिस्टर को कटघरे में लाए, हेल्थ मिनिस्टर को कटघरे में लाए? क्या उनमें ताकत है क्या? मैं सर्वोच्च न्यायालय से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हमारी न्यायालय में ताकत है क्या? मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पूछना चाहता हूं, क्या उनमें ताकत है क्या कि भारत सरकार को कटघरे में लाए, उनको पनिश करे, लॉकडाउन का जो लोगों को नुकसान हुआ उनको मुआवजा दिलाए, वैक्सीन से लोग मरे हैं उनको मुआवजा दिलाए? क्या सर्वोच्च न्यायालय में ताकत है क्या? बिल्कुल।
इस बारे में मरी हुई जनता है और ये सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ एक आई वॉश है, सिर्फ धोखाधड़ी है। बिल्कुल सच्चाई है, बहुत अच्छी बात कही ये है जी। जो डॉक्टर साहब कुछ इसके कहना चाह रहे हैं जी। ऊपर सुमित जी, जो डॉक्टर साहब ने जो बात अभी कही न्यायपालिका को लेकर जी। के, इसी पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, है ना जी। जिस देश के न्यायाधीश हम्म हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जस्टिस, सुप्रीम हम्म कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी जस्टिस जो है, हम्म वो रिटायरमेंट के बाद जी। अलग अलग पदों पर जाते हैं। कोई गवर्नर बनता जी। है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा बनता है ना, कोई किसी आयोग का अध्यक्ष बनना चाहता है या बनता है। तो निश्चित तौर से ये समझा जा सकता है कि भाई ये प्रकार जी। से सरकारें जब इस प्रकार का काम करती है तो निश्चित तौर से जो वर्तमान जज है उनके सामने एक उदाहरण पेश किया जाता है कि देखिए भैया, आपके जो जज है, अगर आप हमारे साथ में चलेंगे तो आपको रिटायरमेंट के बाद में कुछ न कुछ पद मिलेगा, है ना जी। तो ये जो परंपरा है, जो परिपाटी है जो चली आ रही देश के अंदर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। अच्छा। यहाँ तक मैंने देखा है, शायद मुझे किसने बताया था कि एक न्यायाधीश जो है वो राज्यसभा का सदस्य बन गए। जी। मामूली बात है, कोई जस्टिस आपका हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, वो तो उससे ऊपर वैसे वैसे ही होता है ना। तो जिस प्रकार से न्यायाधीशों ने अपनी गरिमा को खोया है, जिस प्रकार से न्यायाधीशों ने अपना सम्मान खोया है, जिस प्रकार से न्यायाधीशों ने विश्वास खोया है, अपना विश्वास खोया है, ये जो संकट जो पैदा हुआ है, विश्वास का संकट, ऐसी स्थिति में न्यायपालिका के पास जाने का कोई विशेष फायदा नहीं होता। मैंने कई वकीलों से बात भी की है, तो वकील भी ज्यादातर वो टाल मटोल करने की कोशिश करते हैं। तो आपको अगर अपना वकील होता है और कोई पराया होता है या जान पहचान नहीं होता तो ठीक है, डॉक्टर साहब कर देंगे, इतने पैसे लगेंगे, है ना। तो बात वो होती है, तो न्यायपालिका से हम कुछ विशेष उम्मीद नहीं कर सकते, है ना। अगर कोई कॉलर आपके सामने आया हो, अगर ज्वाइन करना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो अपन ये जो तंत्र परिवर्तन जो है, ये जो व्यवस्था परिवर्तन जो है, अगर कोई सवाल किसी का आएगा तो ठीक है, नहीं तो ये व्यवस्था परिवर्तन क्या है, तंत्र परिवर्तन क्या है, हम क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, और ये अपन बात करेंगे। देखिए, कोई आपके साथ बहुत सारे कमेंट भी आए हुए हैं, बहुत से लोगों ने कमेंट भी लिखे हुए हैं। एक जुड़ गए हैं, पहले इनका ले लेते हैं। आप इनका नाम ले डाला है, लीजिए। जय हिंद लिखा हुआ है। और जो लोग देख रहे हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप लिंक क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और आप अपना सवाल संक्षिप्त में पूछ लीजिए ताकि हम उसको उत्तर दे सके। बिल्कुल। तो अभी एक साथी जुड़े हुए हैं, जय हिंद नाम से इन्होंने आईडी लॉगिन किया है। आपको आवाज आ रही हो तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जय हिंद जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। जय हिंद जी, आपको आवाज आ रही हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं और आप पूछ लीजिए। आपका जो सवाल है आप रख सकते हैं। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। जी सर, सभी को नमस्ते सामूहिक रूप से। मेरा सवाल ये है कि जैसे जो अपना जो एक संघर्ष है, आपके जो विचारों से मैं बड़ा ही सहमत हूँ, बट क्या है कि इस जो लड़ाई को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए और उनके सामने जो इस संघर्ष से अनभिज्ञ हैं उन्हें किस तरीके से जानकारी दी जाए को जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और जागरूक बने। जी ठीक है, तो इस पे हम बात करते हैं। सुमित जी, मैं इसका उत्तर देता हूँ, है ना जी। देखिए, क्या है कि जितने भी लोग हैं देश के अंदर वो कहीं अलग अलग स्टेज में होते हैं, है ना। एक आदमी ऐसा इस स्टेज में है कि उसको सरकार पर या व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। आप जब उसको कोई बात बताते हैं तो उसने पहली बार सुनी होती है, जब वो पहली बार सुनी होती है तो वो रिएक्ट करता है, क्योंकि उसको मीडिया ने कुछ और बताया, सरकार ने कुछ और बताया, कार्यकर्ता ने कुछ और बताया, वो एकदम से हमारे खिलाफ रिएक्ट कर देता है ना। आप तो बकवास कर रहे जी, आपकी बात बेकार है जी, आपको मतलब नहीं है ना। तो हम लोग वहां से मायूस हो जाते हैं, अरे यार, हमारी बात को सुन नहीं रहा है, हमारी बात को समझ नहीं रहा है। परंतु ऐसा नहीं है, वो स्टेज फर्स्ट हो गई है हमारे लिए, वो स्टेज फर्स्ट हो गई है। हमने एक बीज बो दिया है, हमने उस व्यक्ति के दिमाग में, कानों में एक बात डाली है कि इस बात को, इस मैटर को आपको इस तरीके से भी सोचना चाहिए। आपके सामने हो सकता है उसने पूरा आपको मना कर दिया हो, डिनाई कर दिया हो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो जाकर चिंतन करेगा, बात करेगा, और वो ही बात, जो शब्द हमने कहे हैं,
आपने कहे वही बात कोई और कभी उसको उससे कहेगा तो एकदम से उसके दिमाग में स्ट्राइक करेगी, उस बंदे ने भी ये बात कही थी मुझसे, है ना। फिर वो अपना रिसर्च वर्क शुरू करेगा, वो स्टेज सेकंड पे आ जाएगा, फिर वो देखेगा, सर्च करेगा, ढूंढेगा, फिर वो स्टेज 3 में आएगा, फिर वो मानेगा, अपनी बात को स्वीकार करेगा। ऐसे करते करते 3 4 5 स्टेज में जाकर के वो बंदा उस चीज को स्वीकार कर पाता है। ये एक सामान्य मनोवृत्ति है। अब होता क्या है कि हम लोग जैसा कि हार मान जाते हैं, एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की तो मुझे लगता है यार नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो संघर्ष हम लोगों ने शुरू किया, कम से कम 20-25 करोड़ लोग इस देश के अंदर ऐसे हैं जिन लोगों ने एक भी डोज, नॉट ए सिंगल डोज ली। 20-25 करोड़ लोग ऐसे हैं। हालांकि मैं बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगा, नहीं तो अपना वीडियो हट जाएगा हमारा। और 40-50 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक डोज लिए, और आप जी। जो बी जो आया, बूस्टर जो आया, उसको तो किसने लिया भी नहीं, है ना। ये कहीं ना कहीं हमारा जो सामूहिक प्रयास था, उस प्रयास का नतीजा था। पहले दिन जब मैंने अपनी फेसबुक पे पोस्ट डाली तो मेरे पास सैकड़ों की संख्या में गालियां गालियां थी, उसके ऊपर गालियां 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 गालियां, किसी ने कुछ, हाँ, एक भी व्यक्ति नहीं था उसके अंदर। लेकिन वो उस स्टेज पे अगर मैं हार मान लेता और मैं कहता यार तो लोग गाली दे रहे, छोड़ो नहीं यार, है क्या, मुझे क्या करना है, जैसे ये विचार अगर मेरे मन में आ जाता है तो फिर अगर मैं वहां से बैकआउट हो जाता हूँ तो फिर वो हमारा काम बेकार हो गया। हमें गाली खाते हुए, लोगों की गाली खाते हुए, लोगों का अपमान, लोगों के द्वारा किया गया अपमान और अपनों के द्वारा किया गया अपमान को सहन करते हुए अपनी बात जी। को लगातार कंटिन्यूअस एफर्ट करने हैं, लगातार प्रयास करने हैं, लगातार लोगों को बताना है, और धीरे धीरे कारवा ऐसा ही बनता है। आप एक दिन में या एक साल में, आप 2 साल में ये नहीं सोच सकते कि आप 1 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएंगे करीब, ना। कारवा बनने में बिल्कुल। समय लगता है, लगातार कंटिन्यूअस आपको मेहनत करनी पड़ती है, और आपने देखा होगा कि हम बगैर रुके बगैर थके काम कर रहे हैं। और इस समय देश में लाखों लोग एक्टिव कार्यकर्ता हैं, जो मुश्किल से 4 एक्टिव कार्यकर्ता थे, 5 एक्टिव कार्यकर्ता थे, 10 एक्टिव कार्यकर्ता थे, आज उनकी संख्या कई लाखों में जा चुकी है ना। वो अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। कोई अपने पड़ोसी को समझा रहा है, हर इंसान वीडियो नहीं बनाता है, लेकिन कोई अपने दोस्तों को समझाता है, कोई पड़ोसी को समझाता है, कोई अपने फादर को वीडियो दिखाता है। तो ये हर घर में बात अब जा चुकी है, और निश्चित तौर से आने वाले समय पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और इस तूफान में ये सरकारें तमाम अगर हमारी बात को नहीं मानती है और हमारी बात को रद्दी की टोकरी में डाल देती है, तो निश्चित तौर से आने वाले समय में जो बवंडर उठने वाला है, उसको संभालना किसी भी सरकार के बस का नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आई होप कि इनको जवाब मिल गया होगा, और यही सवाल बहुत सारे लोग अक्सर, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन प्रश्न है, तो सभी को बहुत अच्छा आपने आंसर दे दिया। एक मैं कमेंट बॉक्स में लेना चाहूँगा कुछ इससे रिलेटेड, ये है विकास जी लिख रहे हैं कि सर देश में फैली गंदी मेंटलिटी से कैसे लड़ा जा सकता है? बहुत बार लोग समझाने का प्रयास करते हैं तो वो उनको उल्टी सीधी बात, जैसे कि आपने कहा कि आपको भी खुद गालियाँ पड़ती डॉक्टर अभय जवाब देंगे। डॉक्टर अभय जी। हाँ बिल्कुल। जी, जी। देखिए, ये जो एक्चुअल जो मुद्दे हैं जी। कि जनता को अच्छा खाना मिले, ऑर्गेनिक खाना मिले, केमिकल बिना का खाना मिले, शुद्ध पानी मिले, बिजली हो, रोजगार हो, और इससे जो है आदमी इवॉल्व हो, ये एक्चुअल मुद्दे हैं। ये मुद्दे साइड में रह के अभी जो फालतू मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम, ऐसे मुद्दे जो उसको टोटली जनता ने समझदारी पूर्वक इसको दफन कर देना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा कि जो हमारा जो इलेक्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन बंद होना चाहिए और पेपर बैलेट से ही होना चाहिए। जर्मनी और बहुत सारी दूसरी जो देश हैं, सब में पेपर बैलेट ही है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा इलेक्शन पे पाबंदी है। इसकी जो मास्टर की जो है वो हमारे भारत में नहीं है, लेकिन वो मास्टर की जर्मनी और यूएसए में है, तो वहां से पूरा मैनिपुलेशन हो सकता है। तो इधर जनता किसी को वोट दे और आके कोई पावर में दूसरा ही को आ सकता है। तो ये पहले यहाँ पे एक रोकथाम करना बहुत जरूरी है। दूसरा कि जितने भी, ये लोकतंत्र नहीं रहा, लेकिन ये पार्टी तंत्र हो गया है, पक्ष तंत्र हो गया है। तो लोकतंत्र होना जरूरी है, इसलिए जो पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, वो चुनाव चिन्ह रद्द होना चाहिए। मेरा चेहरा मेरा चुनाव चिन्ह, या मेरा कार्य मेरा चुनाव चिन्ह, ये आना चाहिए। तो ये 2 चीजें मेन बदलेंगे तो जो अच्छे काम करने वाले लोग आएंगे और उनमें से चुनकर सरकार बनेगी, और
काफी कुछ कचरे वाले मुद्दे निकल जाएंगे और रियल मुद्दे को हम एड्रेस करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह के सवाल देखिए अभी ये एक और है, जैसे अब एक जो सवाल है, जी एक सवाल आया हुआ है सुमित जी जी, जी मोहम्मद कमर, क्या नाम है, आप चेक कीजिएगा जी, इस ये वाला सवाल है, को ठीक है, लाइएगा। जी जी हाँ हाँ हाँ, जी जी, आ गए। बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है आपने मोहम्मद कमर जी। जी। आपका ये हम्म जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात है, हम तो खैर काफी लंबे टाइम से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हम्म और ये जो आपका जो करेंसी का जो मामला है, डिजिटल करेंसी, हम्म अब देखिए सरकार ने जो पहली बार जब नोटबंदी करी है ना, जी तब सरकार ने बोला कि भाई हम जो नोटबंदी कर रहे हैं इसका कारण जो है ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी की वजह से कर रहे हैं। हम्म फिर बोले जी ब्लैक मनी की वजह से नहीं कर रहे हम, तो उसका कारण जो है वो समाज को लेस कैश के लिए कर रहे हैं। फिर बोले जी जी लेस कैश से कैशलेस के लिए कर रहे हैं, है ना। हम्म तो उसके बाद फिर ये दोबारा वापस अभी आप देख रहे हैं फिर एक बार ये नोटबंदी का जो गेम खेला गया है। हम्म ये जो सारा गेम जो है देश की जनता के सामने जो जो बात रखी जाती है सरकार के माध्यम से कि हम ये ब्लैक मनी के लिए कर रहे हैं, ये हम आतंकवाद को रोकने के लिए कर रहे हैं, आतंकवाद की फंडिंग होती है उसको हम फंडिंग को रोक रहे हैं। ये मैं जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है खासतौर से उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार की जो कथनी है वो कुछ और है, एक्चुअल बात कुछ और है, पीछे जो मैटर चल रहा है। आम कार्यकर्ताओं को, खास तौर से भाजपा के कार्यकर्ताओं को और संघ के कार्यकर्ताओं को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो जो सरकार जो कह रही है वास्तव में वो हम्म बात नहीं है। ये जो आपका नोटबंदी हुई है इसका आतंकवाद के साथ में कोई संबंध नहीं है। इस नोटबंदी का काला धन के साथ में कोई संबंध नहीं है। इस नोटबंदी का सीधा संबंध डिजिटल करेंसी से है, जो कि अब आपके सामने देख रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आ गया है। अब तो ये कहना है कि भैया आपको अपने अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बेसिक फोन से भी कर पाएंगे, ऐसी व्यवस्था कर देंगे। अब आपके फोन से जो है एक फोन पे 500 रुपये का होगा, 400 का होगा, 200 का होगा, वो आपका फोन से फोन ट्रांसफर होता रहेगा आपको ना, आपको पैसा वही ट्रांसफर करना है। अब यहाँ पर समस्या का धीरे 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 ये सारे नोट बंद कर दिया जाएगा। अभी 2000 का बंद किया, बाद में 500 का बंद कर देंगे, फिर 200 का बंद कर देंगे, 100 का बंद कर देंगे। तो अब आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आपका पैसा बैंकों में रहेगा। आप अपने पैसे को घर के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि 2 लाख रुपए से अधिक पैसा घर में रखेंगे तो उसकी पेनल्टी है, आपको वो एक क्राइम है, उसकी सजा है। आप सोने के फॉर्म में नहीं रख सकते, सोना अधिक रखेंगे आपका भी उसका एक लिमिट डाल रखा है। सोना आप परचेज करेंगे तो 3% का उसके ऊपर टैक्स अलग लगेगा। तो कुल मिलाकर के आदमी को ऐसा फोर्स किया गया कि वो पैसा बैंक में रखे, और बैंक को सारा नियंत्रण जो है वो जितनी भी शैतानी ताकतें हैं, ये जो जैसे जो दुनिया को ये पूरा जकड़ रखा है इस शैतान ने, वो ताकतें इसको जब चाहे हमारे बैंकों के अकाउंट को नियंत्रण में ले सकती है। जब चाहे आपका बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया, जब चाहे आपका बैंक अकाउंट जो है हैक कर दिया, जब चाहे आपका बैंक अकाउंट को खाली कर दिया, और जब चाहे आपके बैंक अकाउंट को होल्ड कर दिया। तो भैया आपका होल्ड कर दिया गया, 3 दिन के लिए आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं, आपको कोई काम है तो आप नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और हम चाहते हैं कि भारत सरकार से इस बारे में हमारा स्पष्ट मत है कि करेंसी सिस्टम को, हालांकि ये जो नोट का जो करेंसी सिस्टम है वो भी इतना अच्छा नहीं है। एक्चुअल करेंसी तो गोल्ड एंड सिल्वर है। भारत सरकार एक्चुअल करेंसी गोल्ड और सिल्वर को लागू करे, और जब तक एक्चुअल करेंसी देश में नहीं बनती है, जब तक एक्चुअल करेंसी नहीं आती, तब तक ये नोट चलते रहे। और ये जो आपको जो डिजिटल करेंसी की जो बात कर रही है, बेसिक गुलामी का षड्यंत्र है। एक एक नागरिक को सरकार के अधीन करना, और सरकार जो है वो खुद किसी के अधीन है, तो देश की जनता निश्चित तौर से विदेशों की ताकत में फंस जाएगी, विदेशी षड्यंत्रकारी ताकतों के अधीन हो जाएगी। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि किसी भी कीमत पर ये जो आपका डिजिटल करेंसी का जो प्रोग्राम है इसको यहीं रोक दिया जाए, इसको आगे नहीं बढ़ाया जाए, जहां पर ये है इसको यहीं खत्म कर दिया जाए। और देश में इस प्रकार की जो कानून है कि नोटबंदी हो रही है, इस प्रकार का कोई भी कानून नहीं बने। सोने और चांदी के खरीदने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगे, कोई टैक्स नहीं लगे। तो ये सब तमाम बातें अगर देश में चलेगी होगी, तब जाकर के हमें इस डिजिटल करेंसी सिस्टम से, और डिजिटल करेंसी सिस्टम के माध्यम से जो हमें गुलामी का जो तंत्र बनाया गया उससे मुक्ति मिल सकती है। जी, बहुत ही शानदार। तो अभी देखिए डॉक्टर साहब, ये बहुत ही जो जो क्वेश्चनों के आप आंसर पहले से दे रहे हैं, लेकिन वो भी सवाल लोगों द्वारा पूछे जा रहे हैं। जैसे इनका एक सवाल मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत लोगों के होते हैं और उनको अभी भी इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता कि हिंदू मुस्लिम की जो समस्याएं हैं, पूछ रहे हैं आपसे कि आपको फालतू क्यों लग रहा है।
इनका मानना है कि हिंदू मुस्लिम भी, इनका एक प्रश्न और है कि जगह जगह पर लड़कियों को मार काट दिया जा रहा है, उनका क्या करना चाहिए। तो ये मुद्दे क्यों नहीं हैं कामयाब के, इसमें जरा एक बार और थोड़ा आप अपना नजरिया प्रस्तुत करें डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर अभय, हाँ डॉक्टर हाँ अभय, आप इस पे जवाब दीजिए थोड़ा सा ना, तब ओके तक मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। पढ़ लीजिए। देखिए, ये जो चुटक पुटक जो किस्से बनते हैं, उसके लिए जो लोकल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, उन्होंने ये चीजें हैंडल करनी चाहिए। इसको मजहबी कलर नहीं देना चाहिए। जो क्राइम एक रिलीजन का आदमी करता है, वही क्राइम दूसरे रिलीजन का भी आदमी करता है। उसको हम कलर लेना गलत बात है। उसको लोकल कोर्ट ने, क्रिमिनल कोर्ट ने हैंडल करना चाहिए। जो रियल मुद्दे हैं वो सरकार ने लेने चाहिए। रियल मुद्दे जो हैं वो सरकार तो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देती। सिर्फ जो टैक्स से आया हुआ पैसा है उसका सिर्फ तंत्र में वेस्ट हो रहा है, रियल मुद्दों को हैंडल नहीं किया जा रहा है। अगर आप मुंबई की बात करें तो मुंबई की लोकल ट्रेन में प्रवास करना दुश्वार है, तो वो रियल मुद्दा हुआ। उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या उसको टैक्स नहीं मिल रहा है? क्या उसके लिए उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है? क्या ये फालतू मुद्दों में लोगों को उलझा के रखना है? सिर्फ एक ही बात है, लोगों ने जागना चाहिए और पहचानना चाहिए कि वो फालतू मुद्दों में उलझे हुए हैं और रियल मुद्दों पे ध्यान दे और सरकार का उधर ध्यान दिलवाएं। हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं है। जो आज मुस्लिम है पहले हिंदू था, और आज जो हिंदू है कल क्रिश्चियन होगा, मुस्लिम का कुछ भी हो सकता है। वो अपनी अपनी चॉइस है, उसमें कोई किसी का कुछ लेना देना नहीं है। क्राइम किसी ने भी किया, वो उसके ऊपर जो होना चाहिए मुकदमा वो होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। इसको हम कलर दिए तो खत्म हो गई बात। फिर हमारे रियल मुद्दे रह गए साइड पे। तो दूसरी जो करेंसी की बात है, भारत को पावर भी नहीं है कि अपनी करेंसी प्रिंट करे। अभी भारत के 785 मेट्रिक टन सोना यूके में पड़ा है। 785 टन मेट्रिक टन सोना यूके में पड़ा है। और जितना हम सोना उधर रखेंगे उतना हम नोट छाप सकेंगे। ये कहाँ की बात रही? ये तो किसको पता है? भारत में किसको पता है ये बात कि हमारे में हम अपनी रीत से नोट्स भी छाप नहीं सकते, करेंसी भी छाप नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। ब्रिटिश की जो रानी जो का देहांत होता है तो हमारा झंडा आधा क्यों लटकाना चाहिए? ये तो सरासर दिखता है कि ये जो सरकार है खुद को गुलाम अज्यूम कर चुकी है। हालांकि भारत की जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। तो ये सिर्फ एक मानसिक तौर पे से गुलामी है। ये जो सरकार जो है उससे बेहतर सरकार आनी जरूरी है, जो भारत की सरकार के लिए काम करे, रियल मुद्दों को एड्रेस करे। बेहतर है कि जनता जाग जाए। ये जो दिखती है मुंडिया, भारतीय मुंडिया, वो मुंडिया नहीं है, सिर्फ एक फैकेड है। इसके पीछे फॉरेनर्स काम कर रहे हैं। जी एक और जो राजेश कुमार जी एक बार फिर जुड़े हैं। राजेश कुमार जी, आपको आवाज आ रही हो तो आप अपना प्रश्न भी रख सकते हैं। राजेश जी काफी देर से जुड़े हुए हैं। अगर आपको आवाज आ रही हो और आपने प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए। उसके अलावा बाकी के सदस्यों को बता देता हूँ, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लाइव आकर के सवाल अपने रखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए और नाम डाल करके एंटर स्टूडियो पर वो डायरेक्ट स्टूडियो में आ जाएंगे और लाइव सवाल आप पूछ सकते हैं। अभी जब तक राजेश जी का सवाल आता है तब तक एक सवाल ईवीएम पे आया हुआ देख लीजिए। ईवीएम का जो सवाल कमेंट बॉक्स में आया हुआ। ठीक है, आप अगर नाम बता, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कमर अली का जो कमेंट है ईवीएम के ऊपर। अच्छा ठीक है, ये इन्होंने बताया है। एक तो ये बोला है कि ईवीएम से पता लग जाता है कौन से व्यक्ति ने किस पर डाला है। ईवीएम अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है देश के साथ में। जो ईवीएम की जो माइक्रोचिप होती है, जैसे माइक्रोचिप कोई भी कंप्यूटर सिस्टम बनेगा उसमें माइक्रोचिप होगी। आपका मोबाइल होगा तो मोबाइल में माइक्रोचिप होगी, आपका लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, कुछ भी होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें माइक्रोचिप लगती है। माइक्रोचिप की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है
वो बाहर होती है, जापान में, जर्मनी में, यूएस में, है ना, ऐसे देशों में ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग, खासतौर से यूरोप से इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। वहां पर उसके साथ में कई तरह की छेड़छाड़ हो सकती है, कई तरह के ट्रोजन वायरस डाले जा सकते हैं, कई तरह का उसके अंदर मैनिपुलेशन हो सकता है, कई तरह का सॉफ्टवेयर इम्प्लांट हो सकते हैं। किसी भी दृष्टिकोण से ईवीएम हमारे देश के लिए सुरक्षित नहीं है। ईवीएम से चुनाव कराना लोगों के वोट को एक प्रकार से कुछ कंपनियों को सार्वजनिक करना है। साथ में वोटों को किसी पर्टिकुलर परसेंटेज में किसी एक व्यक्ति के पक्ष में वोट डलवाए जा सकते हैं। मान लीजिए कि 2% वोट जो है किसी एक व्यक्ति के पक्ष में चले जाए, किसी और से कम हो जाए, तो वो एक मामूली सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन सेट करनी होती है, जो कि आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पूछेंगे तो बहुत सबसे इजीएस्ट काम उसके लिए होगा वो। तो निश्चित तौर से ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि जो ईवीएम है वो देश के लिए खतरा है। दुनिया में सभी विकसित देशों ने अपने यहाँ पर ईवीएम को बैन कर रखा है। अमेरिका में ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं, जर्मनी में ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं, जापान में ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में भारत में ईवीएम से चुनाव करवाना देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात को समझे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस बात को समझना होगा। साथ में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा इलेक्टोरल वोटिंग सिस्टम का जो कानून है हमारा, उस कानून के हिसाब से भी इलेक्शन कमीशन को पूरे देश में ईवीएम से चुनाव कराने का अधिकार नहीं है। सिर्फ कुछ चुनिंदा जगहों पर ही वो ईवीएम से चुनाव करवा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक देश के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और हमारी ये मांग भी है कि ईवीएम से चुनाव बंद किया जाए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो सवाल अक्सर पूछा जाता है, मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में लोग कहते हैं टीका को लेकर के, खासकर जो एक आपका मुद्दा है कि टीका से जितने लोगों को भी नुकसान हुआ है उसकी मुआवजा की हम लोग मांग कर रहे हैं। तो अभी जो मांग कर रहे हैं इससे जो मौजूदा सरकार है उस पर काफी बड़ा एक अपराध ही किया है उन्होंने, ऐसे लोगों का साथ दे करके जिन्होंने ये टीका दिया। तो ये जो विपक्ष है उनके पास इतना अच्छा मौका है कि इस मुद्दे को लेकर के वो सरकार की नाकामी को गिना सकते हैं। जिस तरह से अब तो बहुत सारे लोगों की मौतें हो रही हैं सामने जाहिर है, तो अब कोई एविडेंस की भी जरूरत नहीं है, या आम आदमी भी अब इस चीज को समझने लग गया है कि कहीं ना कहीं टीका को अगर हम बता रहे हैं तो वो जो हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं या लोग हंसते हंसते गाते गाते गिर रहे हैं। तो ये विपक्ष आखिरकार सत्ता के खिलाफ इन मुद्दों को लेकर के क्यों सामने नहीं आता, इसकी क्या खास वजह हो सकती है? ये देखिए, ये जब देश में लॉकडाउन लगाया गया तो इसके अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही शामिल थे, है ना। इसके अंदर तमाम जो विपक्ष है, जहाँ पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है। आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, कहीं पर कांग्रेस की सरकार थी, तो कहीं पर ममता बनर्जी की सरकार थी, कहीं पर किसी और की सरकार थी। इन लोगों ने वैसा ही दृष्टिकोण अपनाया जैसा कि बीजेपी ने अपनाया। तो अब आप देखेंगे कि लॉकडाउन को लेकर के और ये तथाकथित जो मास लेवल पे जो प्रोग्राम चला, उस प्रोग्राम को लेकर के इन सब लोगों की एक जैसी सोच, एक जैसी आम राय, एक जैसी, अगर देश के ऊपर से कोई ट्वीट करता है मैंने लगा दिया है, तो सब के सब अलग अलग, यहाँ तक कि जो कांग्रेस पार्टी के सीएम भी वो लगा दिया वाले अपनी फोटो खिंचवाते थे। एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट उनको लिख के दी जाती थी, ऊपर से वही स्क्रिप्ट चलती रहती थी। ये इसलिए कि सबके सब उस गुलामी तंत्र का हिस्सा है। ये सबको नियंत्रण में लिया जा चुका है और सबके सब उनके एजेंट हैं। ये अपने ही एजेंटों को मीडिया के माध्यम से हाइप करके या किसी और तरीके से ये वहां तक पहुंचाते हैं। क्योंकि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही लोग हैं। ये सब के सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के षड्यंत्र में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की साजिश करने वाले लोगों के साथ मिल करके उनके लिए काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपने ही आकाओं के खिलाफ ये लोग नहीं जा सकते, नंबर 1। नंबर 2, जो हमने मुआवजे की बात जो उठाई है, इसमें 2 पहलू है। जो मुआवजा तो मिलेगा ही मिलेगा, जो जिनकी मौतें हो रही है, साइड इफेक्ट हो रहा है, तो उनको तो मुआवजे मिलना ही है। एक पक्ष ये भी उठता है कि भैया जो दोषी लोग हैं, जो ये इतना बड़ा नरसंहार हुआ कि भारत में 3 करोड़ लोग मारे गए हैं पिछले 2-3 सालों में। वैक्सीन से 3 करोड़ लोग मारे गए। हालांकि ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कब कौन सा म्यूट करना, कैसे करना है ना, क्योंकि आपको पीछे से मैनेज कर लीजिएगा, अदरवाइज ये वीडियो यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो 3 करोड़ लोग मारे गए हैं। तो अब सवाल ये भी उठता है कि जो ये षड्यंत्रकारी ताकतें हैं उनको सजा भी मिलनी चाहिए, है ना। निश्चित तौर से उनको सजा मिलनी चाहिए और दुनिया की कोई भी सजा
दुनिया की बिल्कुल। कोई भी सजा उनके लिए कम है। इस दुनिया में ऐसी कोई सजा ही नहीं है कि जो उसको उस दोष का के बदले में उसको दी जा सके। लेकिन चूंकि हम मांग कर रहे हैं, हम सरकार से मांग कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं, तो हम प्रधानमंत्री जी को जाके ये बोले कि भैया देखो, इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री जी दोषी और प्रधानमंत्री जी को फांसी पर लटका देना चाहिए। तो मैं मानता हूँ, जी। मैं अगर सपोज हम एक मांग रखते हैं कि भाई आप दोषी हो और आप जो है वो प्रधानमंत्री जी को और मंत्रिमंडल को फांसी पर लटकाने का कानून बनाओ या जांच कराओ। तो आप सोचिए कि हम प्रधानमंत्री जी के पास जाएं, वो बोले जी आप खुद को फांसी पर लटकाओ, तो ये तो संभव नहीं हो सकता ना। तो जी। ये इसका काम करने का तरीका, इनको जो सजा देने का तरीका है वो अलग अलग तरीका है, उसके लिए एक अलग व्यवस्था सेट करनी पड़ेगी। फिलहाल जो है, क्योंकि हम उसी के पास जाकर के उन्हीं लोगों को हम बोले कि भैया आप खुद को दंडित करो, ये तो असंभव सी बात हो जाती है। इसलिए हम इस चीज को अलग से एक अलग से प्रक्रिया अपना करके इन लोगों को सबको सब निश्चित तौर से जो दोषी है उनको फांसी से कम की सजा नहीं मिलेगी, उनको पूरे सब परिवार फांसी पर लटकाने का कानून भी बनेगा और ये लटकाए भी जाएंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा, ये अभय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा एक सवाल इस टीका को लेकर के। अब जैसा कि सरकार ने डॉक्यूमेंट्स में तो साफ-साफ शुरू से ही कहा था कि ये जो टीका है पूरी तरह से स्वैच्छिक है। आपने भी, मैंने देखा बहुत सारे लोगों के सर्टिफिकेट बनाए, जो लोग नहीं लेना चाहते थे और उनको लेना उपयुक्त भी नहीं था, तो ऐसे लोगों को वो टीका नहीं दिया गया था। तो ऐसे में अब सरकार ने पहले ही ये बात क्लियर कर दी थी कि भी हम जब फोर्स नहीं कर रहे हैं, मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं, तो इसके नुकसान की भरपाई हम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी साफ-साफ उन्होंने कह दिया। तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से जब वो स्वैच्छिक था, लोगों ने खुद अपनी मर्जी से, चाहे वो जागरूक नहीं थे या कुछ भी था, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से जो चीज़ अगर ग्रहण की है और उसका अगर नुकसान हो रहा है, तो कौन से आधार पर हम सजा दिलवाएंगे सरकार को, कौन से आधार पर सजा दिलवाएंगे इन सभी कंपनियों का जिन्होंने टीका बनाया? क्योंकि इन्होंने भी, टीका कंपनियों ने वालों ने भी इसको शुरू से ही स्वैच्छिक कहा और सरकार ने भी स्वैच्छिक कहा। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर अभय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल, देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे कहाँ एक कोने में एक जेपीजी इमेज है कि जो वैक्सीन है स्वैच्छिक है, बस वो कोने में कोपरे में पड़ा है। किसने पड़ा है वो? एक दूसरा, जो प्रधानमंत्री जी जिन्होंने वैक्सीन के एडवर्टाइजमेंट की, बेचने में मदद की, उसकी ये मुहिम चलाई, उन्होंने एक बार भी कहा है कि वैक्सीन स्वैच्छिक है? उन्होंने एक बार भी नहीं कहा है कि वैक्सीन स्वैच्छिक है। उल्टा बहुत सारी जगह से केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज द्वारा ब्लैकमेल किया गया कि अगर आप वैक्सीन नहीं लोगे तो आपको ट्रेन में प्रवास नहीं करने मिलेगा, अगर आप वैक्सीन नहीं लोगे तो आपको मॉल में नहीं जाया जाएगा, अगर आप वैक्सीन नहीं लोगे तो आपका राशन बंद हो जाएगा। तो ये तो सरासर फोर्स था ही। तो ये कहना कि वैक्सीन वॉलंटरी था, वो तो सरासर झूठ है। क्या केंद्र सरकार गूंगी बहरी है कि इनको न्यूज़पेपर में कटिंग नहीं दिखते हैं? न्यूज़पेपर में न्यूज नहीं आते थे कि भाई राशन बंद, वैक्सीन नहीं ली तो? केंद्र सरकार ने कोई एक्शन लिया उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली। मतलब ये जानते हुए भी उन्होंने एक्शन नहीं ली, मतलब इनकी ही सम्मति थी, इनका ही फोर्स था वैक्सीन के लिए। तो ये जो कहते हैं कि वैक्सीन वॉलंटरी था, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये हलफनामा कहा, वो इट इज लाइंग ऑन, इट इज लाई। गीता को नजर में रख के उन्होंने ये झूठ बोला है। तो उनको कटघरे में लाना चाहिए, उनको डबल सजा होनी चाहिए। लोग मरे उसकी तो सजा होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया वो सजा और भी होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, रवि भाई का कमेंट आया है इस पे, मेरे ख्याल से रवि भाई का ये वाला लेता हूं मैं। ये जियो इंजीनियरिंग पे कमेंट आया, जियो इंजीनियरिंग का कुछ जानना हाँ ठीक है, ये पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब नमस्कार, जियो इंजीनियरिंग के बारे में बताएं जी। हाँ, जैसा कि अभी आप देखे, डॉक्टर अभय ने बहुत अच्छी जानकारी दी आपको, किस प्रकार से लोगों को कई तरीकों से फोर्स किया गया, जबरदस्ती फोर्स किया गया। और वो बिल्कुल सही जो डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर अभय ने बिल्कुल सही बताया आपको, है ना। अब ये बात करते हैं, एक सवाल जो आया है जियो इंजीनियरिंग के बारे में, क्या चीज है ना। जैसे जियो इंजीनियरिंग कहते हैं, बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज का जो पूरा लफड़ा खड़ा कर रखा है इन लोगों ने। अभी आप देखेंगे एक टेक्निक आई है हार्प, हालांकि हार्प के ऊपर काम तो पिछले कई वर्षों से चल रहा है,
40-50 वर्षों से इनका काम चल रहा है। तो ये जो हार्प की जो तकनीक है, इसके माध्यम से क्या होता है कि कहीं पर भी जलवायु को परिवर्तित किया जा सकता है ना? अचानक से बारिश करवाई जा सकती है, अचानक से इतनी बारिश करवाई जा सकती है कि कोई बाँध है, उस बाँध को तोड़ा जा सकता है और अचानक से कहीं पर भूकंप लाए जा सकते हैं। तो ये फिर क्या करेंगे कि इस प्रकार की गतिविधि पैदा करेंगे, इस प्रकार की गतिविधि को पैदा करेंगे, अचानक से बारिश पैदा करेंगे, अचानक या आपके देश में सूखा पैदा करेंगे, आपके देश में बांध को तोड़ेंगे या आपके देश में भूकंप लेके आके और फिर बोलेंगे जी क्लाइमेट चेंज हो गया है, उसकी वजह से हो रहा है। फिर ये अपना समाधान प्रस्तुत करेंगे, भाई क्लाइमेट चेंज हो गया तो क्लाइमेट को सही करना है और सही करने का समाधान क्या हो सकता है। फिर बताएंगे जनता से भी सही करने का समाधान ये है कि भाई कार्बन को कम करो। अब कार्बन को कम करना है तो कार्बन कैसे कम होगा, कार्बन को कम करना है तो जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करो। अब कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है तो कैसे करना है, तो उसके लिए आपको जो गाय जो होती है वो जो अपना भोजन खाती है, उसके बाद जो भोजन को चबाती है उस दौरान वो बहुत ज्यादा कार्बन को निकालती है, और कार्बन निकालती है इसलिए गाय को मार दो, है ना। तो इस प्रकार की चीजें है। कई बार बोलेंगे जी भैया सनलाइट की वजह से प्रॉब्लम हो रही तो सनलाइट को डिमिंग कर दो। कई बार कहेंगे कि ओसीन समुद्र के ऊपर एक लेयर बिछा दो लाइम की, समुद्र के ऊपर लाइम की लेयर बिछाने से बात बनेगी। अब लेयर बिछाने से जो कॉम्प्लिकेशन होंगे उसको किसी और चीज का नाम दिया जाएगा कि उसकी वजह से हो रहे हैं उसका। तो ये जो पूरा गेम चल रहा है ये जियो इंजीनियरिंग के नाम पर ये पूरी दुनिया को क्लाइमेट लॉकडाउन की तरफ, और जो उनके जो सॉल्यूशंस बताए जाते हैं, जो सॉल्यूशंस वो बता रहे हैं पहले से जो बना के रखे हुए हैं, उनको फोर्सफुली लागू करने के लिए किए जा रहे हैं। हो सकता है बोलेंगे जी भी क्लाइमेट चेंज हो गया जी, आपको अलग अलग इस प्रकार से शहरों में नहीं रहना है, आपको 15 मिनट सिटीज में रहना है। हो सकता है जी बोलेगा जी क्लाइमेट चेंज हो गया, आपको घरों के अंदर बंद होना है और आपके घर के अंदर सप्लाई ड्रोन से होगी। अब ड्रोन से होगी तो आप ड्रोन को आप ऑर्डर करोगे कि भैया मेरे घर में खाना पहुंचा दो, तो ड्रोन से ऑर्डर करोगे तो जो जो ड्रोन आपके घर में खाना पहुंचाएगा, राशन पहुंचाएगा, सामान पहुंचाएगा, निश्चित तौर से वो जो कंपनियां रातों रात अमीर हो जाएगी और वो कंपनियां रातों रात अपना पैसा कई गुना कर देगी। उसके बाद वो उन कंपनी को बेच दिया जाएगा, उनके पैसा वो अपने पास हड़प लेंगे, फिर उसके बाद वो कोई और षड्यंत्र करेंगे। तो ये पूरा जो गेम चल रहा है इसमें आर्थिक नुकसान, सामाजिक नुकसान, व्यक्ति का व्यक्तित्व नुकसान, उसके बाद में व्यक्ति का जो धार्मिक अपना नुकसान हो रहा है और आध्यात्मिक नुकसान, ये सब पूरा का पूरा ये डिस्ट्रॉय करने का साजिश है। तो इस चीज को हमें समझना भी है और लोगों को समझाना भी है और जियो इंजीनियरिंग के खिलाफ सरकार को बताना भी है कि ये देश के साथ गलत हो रहा है, इसको आप बंद करें। ये हमारी 14 मांगों में से एक मांग है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक पूछ रहे हैं, ये दुर्गम जी हैं और उनका प्रश्न है कि सर वंदे मातरम, सरकार जो आधार लिंक कराना चाहता है जो ना कर पाए उसका क्या होगा जी? देखिए आधार का जो लिंक है ना, आधार के मामले में कहानी वही है। आपको जगह जगह बताया जाएगा कि भाई ये कंपलसरी है, कंपलसरी है, आपके घर में लोग आएंगे, सरकारी कर्मचारी आएंगे जी, आपको कराना पड़ेगा नहीं। लेकिन किसी भी जगह सरकार ने इसको कंपलसरी नहीं किया है, हर कागज में ये वॉलंटरी है। जैसे ही आप आधार बनाते हैं तो आधार के साथ में एक बहुत बड़ा फॉर्म आपको दिया जाता है, वहां पर वो फॉर्म आपको भर के देना पड़ता है, वो फॉर्म साइन करना पड़ता है। जब वो फॉर्म साइन करते हैं तो उसमें बहुत सारा कंसेंट होता है, यानी कि जैसे आपने आधार बनवाया तो आपने अपना कंसेंट दे दिया। आप अपना आधार यूज कर सकते हैं, मेरा नंबर यूज कर सकते हैं, मेरी आई का पहचान यूज कर सकते हैं और 50 तरह के कंसेंट यूज कर। तो जो लोग गलती से पहले आधार बनवा चुके हैं वो तो बनवा चुके हैं, वो अपना आधार को अपडेट न कराएं, और जो लोग आधार अब तक नहीं बनवाया है वो बिल्कुल नहीं बनवाए, और किसने बनवा लिया है तो वो किसी भी कीमत पर उसको आपस में अपने बैंक अकाउंट से लिंक न करे। जो गलती हो चुकी है, जहां पर है, जिस स्टेज में है, जहां आप समझ जाए, जहां आप संभल जाए, वहां उस बात को समझ लीजिए, संभल जाइए और बिल्कुल अपनी ओर से उसको मना कर दीजिए। और इसको आप फाइट कर सकते हैं। दिल्ली में हमारी एक टीम फाइट भी करती है इसके ऊपर, कोर्ट में हम लोगों की हमारी एक टीम के लोगों ने इस पर कोर्ट में केस भी कर रखे हैं। तो निश्चित तौर से आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, इस मुद्दे को लेकर के आप कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कोर्ट की आपकी सुनने की संभावना है इस मुद्दे को लेकर के। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मुद्दा है जिसको लेकर के बहुत बार लोग पूछना चाहते हैं, खासकर इस समय उठा हुआ है, तो अगर आप चाहें तो आप इस पर बोल सकते हैं। जो यूसीसी का जो मुद्दा चल रहा है इसमें पूरे देश में सिविल कोड का, कि भाई पूरे देश में एक ही कानून होना चाहिए,
बहुत सारे लोग इसके पक्ष में भी हैं, बहुत सारे विपक्ष में भी हैं। अब जो जागरूक साथी है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र को जानते हैं, वो लोग भी कुछ तो कन्फ्यूजन हो रहे हैं इस मुद्दे को भी लेकर के। तो वो चाहते हैं कि आप थोड़ा क्लियर करें कि एक्चुअल में इसकी सच्चाई क्या है और कितना ये लाभकारी और कितना ये हानिकारक है। तो मैं चाहता हूँ दोनों ही डॉक्टर साहब, आप भी डॉक्टर तरुण कोठारी सर, आपके भी विचार सुनना चाहूंगा, डॉक्टर अवैध जी आपके भी, दोनों के मैं इस पे विचार जरूर सुनना चाहूंगा। जी डॉक्टर साहब। देखिए, यूसीसी का मुद्दा थोड़ा सा पॉलिटिकल मुद्दा ज्यादा है ना, ये थोड़ा सा जी। पॉलिटिकल ट्विस्ट मुद्दा है। और हम लोग बेसिकली हम्म। सोशल एक्टिविस्ट है, अपने कुछ पर्टिकुलर हम्म। इश्यूज को लेकर काम करते हैं। तो हमने कुछ इश्यूज रेज किए सरकार के सामने, उस पर काम करते हैं। अभी यूसीसी का ड्राफ्ट हमारे पास नहीं आया। मेरे पास कोई, मैंने जी। पता लगाने की कोशिश करी कि भाई यूसीसी का ड्राफ्ट आ जाए तो हम उस ड्राफ्ट को हम्म। पढ़ें और पढ़ने के बाद अपनी कोई प्रतिक्रिया दे सकें। तो मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि जब तक ड्राफ्ट नहीं आता हमारे पास में, या आपके पास ड्राफ्ट हो तो हमें ड्राफ्ट भेजिए, हम उस उसी ड्राफ्ट के को पास नहीं, पढ़कर ही सही तो कोई बात है। प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि भाई इसमें ये चीज सही है, ये चीज गलत है। तो मुझे लगता है ये बहुत प्रारंभिक स्टेज है। सरकार इसका ड्राफ्ट पहले बनाए, बना करके फिर लोगों से बात करके ये ड्राफ्ट हमने बनाया है, जनता को पसंद है नहीं पसंद है, इसकी क्या प्रतिक्रिया है। अभी तो सब बातें हवा के अंदर चल रही है। कोई इसका बिल्कुल कहीं सरकार की ओर से कुछ भी नहीं बताया गया कि भाई यूसीसी का मतलब ही क्या है, उसमें कौन कौन से बिल्कुल। कानून होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो एक बार हम सोचते हैं कि एक बार ड्राफ्ट आ जाए हमारे पास में, उस ड्राफ्ट को हम पढ़ें और उसके बाद एक उसकी जो प्रॉपर प्रतिक्रिया है हम उसको दे सकते हैं। बिल्कुल। तो अब चूंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा इसका ड्राफ्ट तक भी तैयार नहीं है, तो डॉक्टर अभय जी आखिरकार इसके पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है कि इतना हाइप क्यों बनाया जा रहा है, इन दिनों क्यों चर्चा हो रही है इन सब चीजों की, जबकि इसका कोई ड्राफ्ट भी तैयार नहीं है और सबको पता है कि अभी कोई लागू वागू कुछ होना तो है नहीं है, फिर भी ये बातचीत क्यों चल रही है इस समय इतनी ज्यादा पूरे भारत में? ये बिल्कुल क्लियर है कि ये ड्राफ्ट यूसीसी है क्या, उसको डिफाइन किए बिना आप लोगों में ये डाल रहे हो कि ज्वाइन कीजिए यूसीसी को, समर्थन दीजिए। तो ये सिर्फ जनता को डिवाइड करने की साजिश है। डिवाइडेड रूल पॉलिसी है जो ब्रिटिशर्स ने लागू की, डिवाइडेड रूल वही पॉलिसी ये सरकार भी कर रही है। और सिर्फ प्रॉक्सी गवर्नमेंट है, ब्रिटिशर्स के जी नीति तरीके ही ये फॉलो कर रही है बेसिकली। तो जनता ने इसको पूरा भूल ही जाना चाहिए, यूसीसी शब्द को ही भूल जाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सिंसियर है तो उसको पहले डिफाइन करे और बाद में पब्लिक के समर्थन लेने जाए। अपना समय ये यूसीसी के पीछे बर्बाद ना करे और जो रियल मुद्दों के पीछे लगे। दूसरा मुझे कहना है कि ये जो राजेश कुमार जैन ने प्रश्न उठाया है, वो प्रश्न का जवाब देना जरूरी है। जवाब बहुत सीधा सा है। इनका प्रश्न है, इस देश का विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ, उसके बाद भी देश में धर्म के आधार पर पलायन हो रहा है, आप इसको महत्व नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सवाल है वो अपने आप में कंट्रोवर्सी है, अपने आप में अंदर जो है इननेट कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर इसका दो हिस्से हैं। अगर आप पहला हिस्सा देखेंगे कि देश का विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ, अगर आप ये मानते हैं तो आपको दूसरे पार्ट के प्रश्न की पूछने की जरूरत नहीं होती है। तो जिसने ये प्रश्न उठाया है गवर्नमेंट के तौर पे, वो वापस जनता को डिवाइड करना चाहता है। तो ये भी कोई मुद्दा नहीं रहेगा। रियल मुद्दा है, उसको आप एड्रेस कीजिए। रोज आप जहर खा रहे हैं खाने के माध्यम से, रोज आप गंदा पानी पी रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन के वातावरण में रह रहे हैं, उसको आप एड्रेस कीजिए। आज ये मोबाइल हर एक के हाथ में आ गया है, जहां देखो ये नॉइज फैलाते रहते हैं, वो मुद्दा बनाइए। ट्रेन में जाओ, जितने आदमी इतने मोबाइल उतना नॉइज पोल्यूशन, इसका मुद्दा बनाओ। ये रियल मुद्दे हैं। स्वास्थ्य का मुद्दा बनाओ, रियल स्वास्थ्य। इनको स्वास्थ्य से दिखता है वैक्सीन के माध्यम से, जो भी स्वास्थ्य है वैक्सीन के माध्यम से दो। खुद भी उल्लू बन रहे हैं और दूसरे को भी उल्लू बना रहे हैं। तो ये मुद्दा हुआ ही नहीं। अच्छा खाना दो, अच्छा पानी दो, अच्छी परवरिश का टीचिंग दो, अच्छा वातावरण दो, नॉइज पोल्यूशन वाला वातावरण दो, फालतू की इंडस्ट्री निकाल दो। वो मुद्दे होने चाहिए। रोजगारी का देखो, वो मुद्दे होने चाहिए। तो जनता ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जो रियल मुद्दे को छोड़ के और कोई भी मुद्दा उठाता है तो जनता ने उसको नजरअंदाज करना चाहिए, बात उधर ही बंद कर देनी चाहिए। जी, रमेश जी जुड़े हैं, कुछ सवाल इनका होगा। रमेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी रमेश जी।
रमेश जी, अगर आपको आवाज आ रही हो तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको जोड़ दिया गया है स्टूडियो में। रमेश जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं अगर आवाज आ रही हो तो मेरे ख्याल से अभी आवाज नहीं पहुंच रही है, तब तक कुछ। रमेश जी, आवाज आ रही है आपके पास? रमेश जी को आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है, अभी इनको ले लेते हैं बाद में। उससे पहले डॉक्टर साहब आप एक सेकंड जी, डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू करना चाहें जब तक आप अपनी हाँ, बात मैं रख इस चीज सकते हैं को अपन डॉक्टर कोठारी कंटिन्यू साहब। करते हैं, आगे की तरफ को ले आते हैं। जी जी। देखिए, अभी हमने जो 14 इश्यूज रखे हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा इशू है जिसे लोग अभी तक जी। कुछ लोग तो समझ गए हैं, लेकिन अधिकांश लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम्म, जो अंग्रेजों ने हमारे देश से जो लूट मचाई है, हाँ, जो अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने और उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लूट मचाई है, आजादी के बाद की लूट तो अलग है, उसके पहले जो लूट मचाई है, वो जो पैसा हमने काउंट किया है, हमारी टीम ने पता लगाने की कोशिश की कि भाई कितना पैसा हमारा लूटा गया है। एक मोटा मोटा अंदाज है, एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता। 400 ट्रिलियन डॉलर लूट हुआ है। मतलब ये 400 से लेकर 2000 तक का एक हमारा आंकड़ा सामने निकल के आया है कि 400 ट्रिलियन डॉलर से लेकर के 2000 ट्रिलियन डॉलर तक प्रत्येक भारतीय परिवार का लगभग 14 करोड़ रुपए की लूट मची थी इस देश से। इतना पैसा ले गए। एक अंग्रेज था, वो अपनी डायरी में लिखता है, क्या लिखता है आपको, वो अंग्रेज अपनी डायरी में लिखता है कि हमने इतना लूटा जैसे कोई स्पंज होता है, स्पंज को पानी में डालो और डाल करके उस स्पंज को दूसरी जगह ले जाओ बर्तन में और वहां जाकर उसको स्पंज को दबा दो। तो जितना पैसा, जितना पानी निकलता है उस अनुपात में हमने इस देश को लूटा है। आप अगर बात सुन पा रहे हैं सुमित जी मेरी, तो समझिए किस किस लेवल तक इन लोगों ने लूटा। पूरा देश कंगाल कर दिया, पूरा देश, जो देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ था, जो देश दुनिया का सबसे बड़ी ताकत थी, जो देश पूरी दुनिया के अंदर 30%, 35%, 40% इकोनॉमी दे रहा था, जो देश दुनिया का सबसे अधिक विकसित देश था, जो देश दुनिया का सबसे अधिक धनवान देश था, उस देश को गरीब बना दिया, उस देश को अविकसित बना दिया, उस देश को में से साइंस हटा दी, उस देश की सारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को चोरी करके अपने देश में लेकर के अपने नाम से उसको लागू कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं देश की जनता के साथ कहना चाहूंगा, जिस भारत की बात हम कर रहे हैं, जिस भारत की बात हम कर रहे हैं, उस भारत के अंदर पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, श्रीलंका भी आता है, नेपाल भी आता है, भूटान भी आता है और साथ में अफगानिस्तान और आसपास के तमाम देश आते हैं। इन तमाम देशों से जो लूट हुई है, ये लूट का हिस्सा वापस आना चाहिए। और सिर्फ भारत को ही नहीं, ये जो देश आसपास है इनके देशों से जो अलग से और जो लूट हुई है, उस लूट का हिस्सा भी उन देशों को वापस मिलना चाहिए। पाकिस्तान को भी जो लूटा गया पैसा है अंग्रेजों द्वारा वो वापस मिलना चाहिए, बांग्लादेश को मिलना चाहिए, श्रीलंका को मिलना चाहिए, नेपाल को मिलना चाहिए, भूटान को मिलना चाहिए, सब देशों को मिलना चाहिए। यदि हम मिलकर के इस बात को उठाएंगे, ये जो हमारा पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया जो है हमारा, ये हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ये जो लोग मिल करके इस बात को उठाए तो हमारा इतना पैसा है, यूरोप हो जाएगा भूखा नंगा, अमेरिका हो जाएगा भीख मंगा, और जो ये हमारा ये जो भारत और भारत के साथ जो देश है, ये दुनिया के सबसे अधिक धनवान देश बन जाएंगे सिर्फ कुछ सालों के अंदर। आपको यूनाइट होकर के ये बात जगह जगह उठानी है, चाहे यूएन हो वहां उठाइए, चाहे आपका हम हमारे देश में से आसपास के देश के लोग किसी भी देश की यात्रा पर जरे वहां इस मुद्दे को उठाए, इस बात को उठाए। यदि हमने काम कर दिया तो आपस में लड़ने की बजाय उस पैसे को वापस लाने की बात की जाए। वो जो पैसा हमारा है, जो भारत का है, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का जो पैसा हमारा जो पैसा है, सामूहिक पैसा है, उस पैसे को लाने के लिए एक सामूहिक सेना भी बनानी पड़े, तो सामूहिक सेना बना करके इन देशों पर हमला भी करना पड़े तो हमला किया जाए और उस पैसे को वापस लाया जाए। उस पैसे से हमारे पास समृद्धि आएगी, विकास होगा, हम पुनः धनवान बनेंगे। तो ये इस बात पे हमें काम करना होगा। उस चीज को, इस पॉइंट को बहुत कम लोग समझ नहीं पाए, तो मैंने कहा आज थोड़ा और अधिक स्पष्ट कर दूं। तो ये मेरे आज कहना था, तो ये हमारी एक मांग में शामिल है। बिल्कुल। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न और आप क्लियर कीजिए डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हम हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को बता रहे हैं कि वो किसी काम का नहीं है और वो सच में ही नहीं है, उस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वहीं आपने इन 14 मुद्दों में एक मुद्दा लिया हुआ है हिंदू मंदिर और मठों का।
जब बात धर्म से ऊपर उठ चुके हैं और ये सब मुद्दे जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, तो ये जो मुद्दा है ये धर्म से संबंधित, इसको आपने क्या किस आधार पर लिया है और ये क्यों ज्यादा जरूरी लगता है आपको डॉक्टर साहब? हाँ देखिए, देश में कई लोग कहते हैं कि भैया देखो, जो चर्च का जो पैसा होता है वो चर्च के पास जाता है, मस्जिद का पैसा होता है मस्जिद के पास जाता है, हमारा पैसा है वो सरकार ले लेती है। बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो पैसा जो है ना वो पैसा सरकार के पास जा रहा है। जी। इस मुद्दे को आप आर्थिक पक्ष समझिए। ये जो मंदिरों का जो पैसा है, मठों का जो पैसा है, ये सरकार हड़प लेती है और वो पैसा फिर बेईमान अधिकारी, बेईमान कर्मचारी, बेईमान सरकारें, नेता खा जाते हैं। वो पैसा इनका नहीं है, वो पैसा देश की जनता का है। अगर वो पैसा इनके पास रहेगा तो निश्चित तौर से उस पैसे से स्कूल खुलेंगे, उस पैसे से हॉस्पिटल खुलेंगे, उस पैसे से अनाथालय खुलेंगे, उस पैसे से विधवा आश्रम खुलेंगे। तो जब उस पैसे से एक अलग तरीके का विकास होगा। अभी क्या हो रहा है, उस पैसे को हड़प लिया जाता है और पैसा भ्रष्ट अधिकारी के पास चला जाता है, भ्रष्ट कर्मचारी के पास जाता है, भ्रष्ट नेताओं के पास जाता है और उसके बाद वो पैसा वहां से बाहर जाता है। वो पैसा हमारा देश के अंदर रहे। जब वो नियंत्रण की बात करेंगे तो नियंत्रण मनी पे भी रहेगा। बेसिकली इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्थिक पक्ष हमारा छुपा हुआ है। उस पैसे को अल्टीमेटली विदेश जाने से रोकने का एक हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए मुद्दा और ये उठा रहे हैं, सवाल ही है इनका। ये जो मोहम्मद कमर जी हैं, ये बोल रहे हैं कि विदेशी ताकतों ने विपक्ष को भी खरीद रखा है। ये बात उनकी सही है, उनके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा पाएगा। आपका यह चैनल बार-बार बंद कर दिया जाता है, तो ये भी सच है। कई सारे हमारे और डॉक्टर साहब आपके खुद के चैनल भी बंद कर दिए गए। आने वाले टाइम में ये सब बंद हो जाएंगे, सच्ची खबर किसी को नहीं पहुंचा सकते। तो अब इसका क्या समाधान हो पाएगा कि भविष्य में, यदि अभी तो दो चार कुछ लोगों तक तो हम पहुंच पा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे इस तरह के प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से दबा दिया जाएगा, लोगों से हम संपर्क ना कर पाए, हर रास्ते को बंद कर दिया जाएगा, तो फिर जो जैसे कि डॉक्टर अभय जी ने बताया कि जनता का जागरूक होना ही समाधान है, कैसे हो पाएगी फिर जनता जागरूक? क्या सोल्यूशन देखिए, इसका हो सकता है डॉक्टर साहब? क्या होता है ना सुमित जी, इसमें हम कोई बात को रखते हैं तो कोशिश ये होती है कि अहिंसक तरीके से अपनी बात को रखा जाए, है ना। समाज में, देश में एक सिस्टम होता है। यहाँ तक कि जो राजाओं का शासन था वहाँ भी इस प्रकार की बातचीत होती थी, सभाएं होती थी, जनता आती थी, नागरिक बैठते थे, राज्यसभा के अंदर बैठाया जाता था, उनसे पूछा जाता था, चर्चा ये चलती रहती थी ना। अगर आप कोई व्यक्ति के अहिंसक आवाज को दबा देते हैं, आप उसको बोलने नहीं देते हैं, आप सोशल मीडिया पे उसको ब्लॉक कर देते हैं, आप उसका वीडियो ब्लॉक कर देते हैं, उसका अकाउंट बंद कर देते हैं, उसके वीडियो हटा देते हैं, तो फिर क्या चीज लेफ्ट रह गया? ऐसी स्थिति में फिर व्यक्ति बनता है जिसे आप कहते हैं ना कि ये नक्सली बन गया है ना, ये वो बन गया है। तो उसके बाद सरकार लोगों को मजबूर कर देगी। जब आप अपनी बात देखिए, अभी हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो सरकार के खिलाफ जो आवाज उठती है ना, हम लोग आवाज उठाते हैं, वो कहीं न कहीं सरकार के पक्ष में है। अगर सरकार ने हमें आवाज उठाने से बंद कर दिया और हमने हथियार उठा लिया तो क्या होगा बताइए? हमने हथियार उठा लिया, जाकर के 2-4 मंत्रियों को गोली मार के आगे तो क्या होगा बताइए आप? हमको नहीं बोलना दिया गया, हम गए, एक बंदूक खरीदना कौन सा बड़ी बात है? बंदूक खरीद करके आपने हेल्थ मिनिस्टर को गोली मार दी, अब क्या होगा बताइए आप? आ जाएगा ना, क्रांति हो जाएगी ना अचानक से। तो ये चीजें सरकार, जो काम हम कर रहे हैं ना, हम देश में हिंसा को रोकने का काम भी कर रहे हैं। सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि हम व्यापक हिंसा को रोकने का काम कर रहे हैं, नहीं तो एक हिंसक क्रांति देश के अंदर फैल जाएगी। फ्रांस में क्या हुआ था? आज के 200 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले फ्रांस में क्रांति हुई थी, लोगों ने अपनी आवाजें उठाना शुरू किया था। फ्रांस की सरकार ने दमन कर दिया कि आप अपनी बात नहीं रख सकते, आप नहीं बोल सकते। ये पता है वहां पर क्या हुआ? वहां पर वहां की जनता ने वहां के नेताओं को और वहां के जो बड़े बड़े जो राजा महाराजा जो होते थे ना, पकड़ पकड़ के पेड़ों से लटका दिया। जी, आप आवाज उठाने से रोकेंगे, आप क्या कर लोगे? आपने 50 लोग इकट्ठे होकर विधायक को लटका दिया पेड़ों से, फिर क्या होगा? सांसद को लटका दिया, फिर क्या होगा? तो ये जो हमारा काम है, हम कहीं न कहीं सरकार की मदद कर रहे हैं, हम देश की मदद कर रहे हैं, समाज की मदद कर रहे हैं। समाज हिंसक ना हो जाए, इसके लिए सॉफ्ट तरीके से आवाज उठा रहे हैं। और सरकार यदि सॉफ्ट आवाज को दबा देती है तो उस समाज को हिंसक बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, है ना। उसके बाद फिर जो नुकसान होगा, उसके बाद तो फिर हमें अपनी बात कहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम तो बात कहने से वैसे ब्लॉक कर रखा है।
फिर तो मुंह से बात थोड़ी होगी, फिर बात तो गोली से होगी फिर तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि जो इस प्रकार के शांतिपूर्वक तरीके से धरने प्रदर्शन करते हैं, सरकार को ज्ञापन देते हैं, सरकार उनसे चर्चा करे, उनसे बात करे, उनके इश्यूज को सुने, समझे और कोई इसका निर्णय ले। तो निश्चित तौर से अगर ये बात को दबाया जाएगा तो इसका जो प्रतिकार जो होगा वो बड़ा व्यापक और गंभीर होगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब देखिए, काफी सारे सवालों के आपने महत्वपूर्ण जवाब देते हुए काफी चर्चा हो गई, और मेरे ख्याल से अब जो दर्शकों के सवाल हैं वो लगभग कमेंट बॉक्स में भी पूरे हो चुके हैं, और अभी ज्वाइन करना भी हालांकि जो लोग चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक जोड़ने के लिए किसी की रिक्वेस्ट नहीं आई है। तो मैं चाहता हूं कि अगर इस कार्यक्रम को यहाँ कंक्लूड करें तो डॉक्टर राजा जी। हाँ, इसमें एक हाँ, आप बोलिए, पहले आप बोल लीजिए, डॉक्टर को बोलिए, मौका दीजिए। देखिए, जो अहम मुद्दा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, जी, जो 13 फैमिली पूरे विश्व को चला रही है, उसकी बैकग्राउंड सेट कर रही है, उसमें सबसे बड़ी जो रुकावट है वो भारत है। भारत की 140 करोड़ जनता है, उसमें रुकावट है। तो ये भारत की जनता को खत्म करना है, उसके लिए भारत के ही प्रधानमंत्री, भारत के ही शासकों को आप सिलेक्ट करो, उनके द्वारा ही भारत की जनता को मरवाओ। ये बात चल रही है। जो आपको मणिपुर में दिख रहा है, मणिपुर में इतनी हिंसा हुई, लोग मर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुप बैठा है। तो इसका ये प्रूफ है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ही भारत की जनता को मरवाओ। भारत का प्रधानमंत्री जो है वैक्सीन के बारे में प्रचार करे, प्रसार करे और मजबूरी से लोगों को लगवा के मारे। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की 140 करोड़ जनता रुकावट है, और भारत की शासन द्वारा ही भारत के लोगों को मरवाओ, ये बात लोगों को दिखनी चाहिए। जी, मेरी फिर से चुनौती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, अगर उनमें दम है तो प्रधानमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर को कटघरे में लाए, उनको सजा दिलवाए, तहकीकात करवाए, सजा दिलवाए। मेरी खुली चुनौती है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात बताई है। जी, डॉक्टर साहब ने जो बात कही है, डॉक्टर अभय ने, कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चुनौती है। डॉक्टर साहब, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर, और आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी हमने लेटर लिखे। जी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पे गया मैं, घर पर जाकर के मैंने उनको बकायदा लिख करके दिया, पूरा ये षड्यंत्र बताया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का जो घर जो होता है वो भी एक ऑफिस होता है। जी, आप उनके घर पे जाकर के कोई भी प्रतिवेदन दे सकते हैं। मैंने उनको दिया, लेटर दिया। मैंने वहां उनके जो ऑफिस के स्टाफ से बोला कि मुझे आप रिसीविंग दीजिए, तो रिसीविंग देने से मना कर दिया। मैंने बोला कि जज साहब से मुझे मिलवाइए, मिलवाने से मना कर दिया। बोले जी बाहर गए। मैंने कहा बाहर गया, हम इंतजार कर लेंगे 2 घंटे, 1-2 घंटे में आने वाले होंगे। तो बोले 2 घंटे बाद आएंगे। हमने कहा इंतजार कर लेंगे कि नहीं अभी आप नहीं मिल सकते। ये मैंने कहा लेटर इश्यूइंग बड़ी मुश्किल से उसका एक छोटा मोटा कुछ नोट्स और रिसीव करके लाए। देश के राष्ट्रपति जी को, उस समय के राष्ट्रपति जी को हमने पत्र लिखा, हमने मिलने का समय मांगा, हमको 15 मिनट का समय दिया जाए। उस बात को आज 2 साल से ऊपर हो गया, मेरे ख्याल से 2020 की बात है, 3 साल हो गया, अभी तक हमको किसी ने जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी को ईमेल लिखे, कोई जवाब नहीं। देश में कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है। देश में इसमें किसी प्रकार का कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है। जुडिशरी पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। जुडिशरी का जो लोग काम करते हैं, उनका जो काम का जो उद्देश्य है, वो जो ध्येय है, उसमें कहीं भी लोगों को न्याय देना या न्याय दिलाना, ऐसा उनका मानसिक चिंतन किसी भी जज का नहीं लगता है। मैं आपको अपने बचपन में करीब एक छोटी सी घटना में आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से डॉक्टर साहब भी सुनेंगे उस घटना को। ये बात है करीब, मान के चलिए आप, करीब 20 वर्ष पुरानी बात है ना। मेरा एक मित्र था, वो मित्र जो है वो जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रहा था जी। कहीं पर जो किसी स्टेट में जज की वैकेंसी निकलती है तो फॉर्म भरना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, आप समझ सकते हो उस चीज को ना, तो मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। जज की वैकेंसी में वो अपना, उसने LLB कर रखा था और वो उसका जज बनने के लिए तैयारी कर रहा था। वो सरकार में किसी नौकरी पर भी था, सरकार की नौकरी करते हुए
LLB था लेकिन उसको नौकरी मिली, उसने कर लिया, कचो जब तक अपना कुछ नहीं मिलेगा तो नौकरी करते हैं। और साथ में उसने वो जज के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तो मेरी मुलाकात कभी कभी हो जाती थी। तो एक दिन हम चाय पे बैठे हुए थे, मैंने पूछा यार बताओ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैंने कहा यार तुम जज क्यों बनना चाहते हो? सुमित जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, जी बिल्कुल 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 जायज सवाल है। डॉक्टर अबे आप सुन रहे हैं ना? हाँ, आवाज आ रही हाँ होगी। हाँ, जी। बिल्कुल एक सिंपल सा सवाल होता है। डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं? अच्छी बात, बड़ी गंभीर मसला है। मतलब कि हमने अगर किसी इंसान से पूछो कि भाई तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, तो वो जवाब होगा भाई मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, इलाज करना चाहता हूँ। किसी से आप बोलोगे भाई इंजीनियर क्यों बनना, कि कुछ नया रिसर्च करना है, नया काम करना है ना भाई। जी। हमने पूछा भाई तुम जज क्यों बनना चाहते हो, भाई तुम्हारे मन में क्या है कि जज बनकर तुम कैसे देश की सवाल करोगे, समाज करोगे। जो उसने जो जवाब दिया मुझे ना, दैट वाज शॉकिंग। मतलब मुझे ऐसा झटका लगा उस दिन पहली बार जिंदगी में। मैंने कहा कि यार ये सबकी सोच ऐसी है? कि बोला हाँ सबकी सोच ऐसी है, जितने बनते ऐसे होते हैं। मैंने क्या है वो जवाब ये दिया कि अंग्रेज चले गए। क्या जवाब दिया? अंग्रेज चले गए, एक अंग्रेजों की नौकरी छोड़ के गए। उसने क्या जवाब दिया? अंग्रेज चले गए, एक अंग्रेजों की नौकरी छोड़ के चले गए, जहां पर नौकर चाकर भरपूर होते हैं और जिम्मेदारी जीरो होती है। आप किसी भी प्रोफेशन में जिम्मेदारी जीरो नहीं होती है। एज ए डॉक्टर आप काम करते हैं, आपकी जिम्मेदारी जीरो नहीं होती है। अगर आपने गलत ट्रीटमेंट किया, आपने कुछ किया, तो आपको कोर्ट में भी कई बार घसीटा जाता है, हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, बहुत सी बातें होती है। एज ए टीचर भी आपकी जिम्मेदारी जीरो नहीं होती है, एक इंजीनियर भी आपका जीरो की जिम्मेदारी नहीं होती है। यहाँ तक कि लीगल मामले के अंदर वकील को भी आप नहीं कह सकते। लेकिन जज के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपका केस आपने क्या फैसला दिया और ऊपर जाकर के क्या फैसला आया, उसको उससे कोई मतलब ही नहीं है। जी। कोई उससे ये नहीं पूछता कि भैया तूने ये फैसला किस आधार पर दिया। वो कहता है मैंने सबूत के आधार पर ये फैसला दिया। ऊपर की कोर्ट बोलती है कि मैंने सबूत के आधार पर ये फैसला दिया। नीचे की कोर्ट सजा देती है, ऊपर की कोर्ट माफ कर देती है। उसी सबूत के आधार पर नीचे की कोर्ट सजा देती है, ऊपर की माफ कर देती है। उसी सबूत के आधार पर नीचे की माफ कर देती है, ऊपर की सजा दे देती है। तो उसने मुझे जवाब दिया कि ये एक ऐसी नौकरी है, अंग्रेजों वाली नौकरी है। हमारा कोई टेंशन नहीं है क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है, हमसे कोई कुछ नहीं पूछ सकता है। हमारे नौकर चाकर हैं, गाड़ी आएगी लेने के लिए गाड़ी में बैठ के जाएंगे आराम से। एसी लगा हुआ ऑफिस में, एसी लगा हुआ घर पे। खाना बनाने वाला अलग है, अब कपड़े धोने वाला अलग है, बीबी के कपड़े धोने वाला भी अलग है। उनके भी बनेगा, बीबी का भी बनेगा। बीबी को शॉपिंग करनी है तो वो गाड़ी में ले जाएंगे। ऐसे भी किससे अखबारों में कई बार आए। बिल्कुल। तो ये जो आदमी इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जज बनना चाहता है, वो बन गया तो क्या करेगा? उसको कोई मतलब है? किसी को अधिकार का मतलब है? किसी को न्याय का कोई अर्थ है? वो तो बस अपना एक रोबोटिक की मशीन की तरह जा रहा आ रहा जा रहा, बस 10 बजे पहुंचा, अपना देखा ठीक है, नेक्स्ट डेट दे दी और आ रहा है। ये जो पूरा सिस्टम जो चला रहा है, जुडिशरी का जो सिस्टम चला रहा है, ये सिस्टम, इसी को हम कहते हैं तंत्र परिवर्तन। तो हम जो बात करते हैं तंत्र परिवर्तन की, ये अंग्रेजों का बैठाया हुआ तंत्र है। इसके अंदर जुडिशरी अंग्रेजों से काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजों का काम कर रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम अंग्रेजों का काम कर रहा है, इकोनॉमिक कंडीशंस अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई है। ये सब का सब सिस्टम बदलेगा, व्यापक परिवर्तन होगा, तब जाकर के देश में पूरा तंत्र परिवर्तन होगा। और हो सकता है अगर इसको ये तंत्र परिवर्तन अगर ढंग से नहीं किया गया, सरकारों ने इसको स्वीकार नहीं किया गया और अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से नहीं हुआ, तो फिर जनता दूसरा रास्ता चुनने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो ये आपको इस बात को समझना है। अभी डॉक्टर साहब ने जो बात निकाली, जज की जो बात निकाली कि भाई मैं चीफ जस्टिस को कहता हूँ, उनको मतलब थोड़ी है, उनको अपनी तनख्वाह से मतलब है, उनको अपने रिटायरमेंट के बाद क्या क्या मिलेंगे उनसे मतलब है। उनके आप थोड़े से आप तनख्वाह में से आप 100 रुपये कम कर दो, देखिए अल्लाह मचा देंगे, हमारी 100 रुपये तनख्वाह कम हो गई, है ना जी। इसके साथ में एक जो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमारा रह गया, जो वाहनों का मुद्दा जो रह गया है, तो डॉक्टर अभी थोड़ा सा एड्रेस करेंगे उसको ना। जी ठीक है जी। देखिए ये जो वाहन है, पेट्रोल की गाड़ियां 15 साल की है, कोई भी पोल्यूशन फैला नहीं रही है, बराबर चल रही है, फिर भी वो स्क्रैप की जाए, या डीजल व्हीकल है 10 साल जूना है, अच्छी कंडीशन में, कोई भी पोल्यूशन फैला नहीं रहा है, फिर उसको स्क्रैप किया जाए, तो काला कानून है।
ये काले कानून को रद्द किया जाए। सिर्फ एक ही मुद्दा होना चाहिए, ये जो व्हीकल बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पोल्यूशन फैला रहा है कि नहीं फैला रहा है। अगर नहीं फैला रहा है, पोल्यूशन नहीं है, यूपीसी क्लियर है, तो इसको बिल्कुल रद्द नहीं करना चाहिए। तो ये कायदा, ऐसा जो काला कायदा है, इसके पीछे भी एक फॉरेन तंत्र है। उनको जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लाना है, उसके लिए ये सब करवा रहे हैं। लेकिन एक आदमी ने जो व्हीकल खरीदा, वो 10 साल या 15 साल उसको स्क्रैप करे, वो तो सरासर गलत बात है। उसने अच्छी कंडीशन में उसको रखा है, तो उसको वो फेंक कैसे सकता है, उसको स्क्रैप कैसे कर सकता है? तो ये हमारी जनता के लिए ये कायदे हैं या जनता के विरुद्ध कायदे हैं? तो ऐसे कायदे को उखाड़ के फेंकना चाहिए। दूसरा मुद्दा रह गया किसानों की जो है एमएसपी, जैसे उनको जो मिनिमम लागत दर है उसे ज्यादा मिलना चाहिए। अभी ये एक षड्यंत्र ऐसा है कि भारत की जनता को आर्थिक रीत से उसको घायल कर दो, आर्थिक रीत से गुलामी में डाल दो, कर्जे में डाल दो, उसका वातावरण खराब करके उसकी खेती खराब कर दो, उसके जो किसान है उसको खत्म कर दो, एक दूसरे से लड़ाई कराओ, झगड़ा कराओ, एक दूसरे से मरवाओ। ये जो है तीसरा विश्व युद्ध है, ये भी देखना जरूरी है। गलत महामारी फैला करके मरवाओ, उसके ऊपर इलाज बोल के दवाई दे के मरवाओ, उसके ऊपर गलत वैक्सीन दे के उससे मरवाओ, तो ये तीसरा विश्व युद्ध है। ये लोगों को जानना जरूरी है। जब ये लोग जानेंगे तो ये षड्यंत्र से बाहर आएंगे। तो मेरी सबसे अपील है, 16 जुलाई रविवार सुबह 10 बजे दिल्ली जंतर मंतर पे आइए, बड़ी तादाद में आइए, और सरकार को उसके जो बहरे कान है उसको खोलिए, अंधी आंखें उसको खोलिए, और उनको गलत राह से बाहर निकालिए। धन्यवाद। बिल्कुल, इसको तो चलिए डॉक्टर तनकोठारी हाँ स्ट्रीम कंक्लूड करेंगे। उसके पहले एक 2 मिनट अपन एक लास्ट मुद्दा जो है अपना इश्यू रह गया है उस बात कर लेते हैं। हाँ, एक WHO हेल्थ ट्रीटी है जिसकी जानकारी हम लोगों ने कई बार दी है लोगों को, एक बार और दे देते हैं। ये ट्रीटी अगर साइन हो गया तो ये मान के चलिए कि जो भारत का जो सार्वभौमिकता है वो खत्म हो जाएगी। कोई जो स्टेट होता है, वो स्टेट हम कहते हैं कि कंट्री जो सोवरेन है, तो वो जो आपका अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद WHO कहेगा कि आपके देश में लॉकडाउन करना है तो करना पड़ेगा। WHO बोलेगा जी आपके स्टेट में करना है या सिटी में करना है या गांव में करना है, वो करना पड़ेगा। इस ट्रीटी के बाद में, इस ट्रीटी में ये भी लिखा हुआ है कि आपके व्हीकल की ऑन स्पॉट कहीं भी जांच हो सकती है, आपके व्हीकल को रोका जा सकता है, आपके व्हीकल को ऑफिस में जमा कर देंगे जी इससे तो इन्फेक्शन फैल रहा है। आपको जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा आपको वो ट्रीटमेंट लेना है, आप रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। आपके जो जांच बताई जाएगी वो जांच आपको करवानी है, आप रिफ्यूज नहीं कर सकते, आप मना नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो तमाम चीजें इस WHO हेल्थ ट्रीटी में आने वाली है, इसका भी हम लोगों ने विरोध किया है और समय समय पर आप लोगों को बताया है। ये बहुत बड़ी खतरनाक ट्रीटी भारत सरकार साइन करने जा रही है, तो ये देश के लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। और अंत में कहना चाहता हूं कि जो 14 मुद्दे हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, आप किसी भी एक मुद्दे पर, 2 मुद्दे पर, 3 मुद्दे पर सहमत है और 1-2 मुद्दे पर यदि आपकी असहमति भी है तो उसको इग्नोर करते हुए आप अपने मुद्दों पर सहमति प्रदान करते हुए अधिक से अधिक संख्या में 16 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पे आइए और सरकार को बताइए कि आप अब जागरूक हो चुके हैं। अब आप जो है सरकार जो है जो आपकी बात को सुने, आपकी बात को समझे और आपके जो विचारों को प्राथमिकता दे, आपके विचारों को कुछ सम्मान दे, कुछ बातचीत करें। इसके लिए 2 प्रोटेस्ट हम पहले कर चुके हैं। 30 अप्रैल को पहला प्रोटेस्ट किया था और 4 जून को दूसरा किया था। अभी 16 जुलाई को जो तीसरा प्रोटेस्ट है, इनसे हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि अब आप अधिक से अधिक भारी संख्या में आए, तभी सरकार इस पर प्रेशर बनेगा। जैसे कि अन्ना साहब कहते हैं ना कि भाई सरकार पे अगर प्रेशर करना है, किसी इंसान का मुंह नहीं खुल रहा है तो नाक दबाओ तो मुंह खुल जाता है। बिल्कुल, इस सरकार का नाक दबानी पड़ेगी। तो नाक दबाने के लिए आपकी संख्या बल अगर ज्यादा होगी तो सरकार निश्चित तौर से आपको आपके सवालों को सुनेगी, आपकी बातों को सुनेगी और कोई न कोई इसका सोल्यूशन निकल के सामने आएगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप घर से बाहर निकले। भाई ये बारिश हो रही है इसलिए मैं नहीं आऊंगा, सर्दी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, ये मैं नहीं आऊंगा, मेरी पत्नी ने मना कर दिया, मेरे पिताजी ने मना कर दिया, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। ये सब बहाने हैं। ये बहाने अगर आप लेके चलते रहेंगे तो आपकी गुलामी तय है। आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा,
आपको अपना आराम छोड़ना पड़ेगा, आपको जो बिस्तर है छोड़ना पड़ेगा, बिस्तर से बाहर निकलना पड़ेगा और ये सब काम आपको करने पड़ेंगे। बिस्तर छोड़िए, आलस्य छोड़िए, गर्मी सर्दी का बहाना छोड़िए और हर कीमत पर 16 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे पहुंचिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे पूरी उम्मीद है हमारे अवेकन भारत के जितने भी दर्शक हैं वो पहले से ही बहुत सारे जागरूक हैं, तो अपनी जागरूकता दिखाने के लिए जरूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हों। बाकी का इस कार्यक्रम में इतने सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बड़ी विस्तृत चर्चा हुई, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें नई आपको सीखने को मिली होंगी। आगे भी अगले और कार्यक्रमों में भी आते रहेंगे और आपको नई जानकारी हम डॉक्टर साहब के थ्रू देते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में सभी दर्शक इतने जुड़े उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर अभय जी और डॉक्टर तरुण सिंह आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद जी।